अकबर ने अपने बेडरूम में सोना चाहा था लेकिन किसी ने इसे सोने नहीं दिया। तब अकबर मजबूरन गेस्ट रूम में जाकर सो गया था। वो रात खैरियत से गुजर गई। फिर तमाम रातें खैरियत से गुजरने लगी थी। कहीं से कोई आवाज ना आई थी। काला बिल्ला दिखाई दिया था, ना कोई और डरावनी शक्ल नजर आई थी। घर में सुकून फैल गया था। घर में तो सुकून फैल गया था लेकिन अकबर का सुकून लुट गया। अब वो अपने बेडरूम में सोने लगा था। इस बेडरूम से बड़ी दहशतनाक यादें वाबस्ता थी। इन अजियतनाक यादों के बावजूद इसे इसी कमरे में सुकून मिलता था। नीलम का ज्यादातर वक्त इसी कमरे में गुजरा था। इस कमरे की हर चीज को इसने छुआ था। जब इस कमरे में दाखिल होता तो जाने की उसे ये एहसास होता कि नीलम इसके आसपास ही है। बाथरूम के कबाड़ पर लिखी हुई इसकी तहरीर, अकबर मैं तुम्हारी हूँ मुझे भूल ना जाना, बड़ा तड़पाती। वो जब भी बाथरूम में जाता तो दरवाजा बंद करके लिपस्टिक के लगे हुए सुर्ख लफ्जों को धड़कते दिल से देखते जाता। वक्त गुजरने के साथ ये तहरीर हल्की होती जा रही थी। इस तहरीर के अलावा इसके पास नीलम का एक खत भी था जो इसने इस घर में आते हुए लिखा था। दीवार और कागज पर लिखी हुई ये तहरीरें अकबर की जिंदगी का असासा थी। वो जब भी अकेला होता नीलम के लिखे हुए लफ्ज इसके इर्द गिर्द रक्स करने लगते, जलने बुझने लगते। वो बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लेता और मोहब्बत भरे लफ्जों को रक्सा देख देख कर सो जाता। नीलम की इस तस्वीर को जिसमें वो दुल्हन बनी हुई थी खासा बड़ा करवा लिया था। खूबसूरत फ्रेम को अपने बेड के सामने दीवार पर आवेजा कर लिया। वो लेटता तो नीलम का मुस्कुराता हुआ पोर्ट्रेट इसके सामने होता। नीलम का सीन चेहरा देखते देखते वो बेख्तियार बुखार उठता। नीलम तुम कहाँ हो? नीलम कहाँ थी ये किसी को मालूम ना था। इन 2-3 महीनों में वो मुख्तलिफ शहरों में दिखाई दी थी। मुख्तलिफ लोगों ने इसे देखा था। कराची से गए हुए नीलम को भी एक हफ्ता हुआ था। ये इस वक्त की बात है। सैदपुर का जीन सबसे पहले इसे इसके शहर लेकर पहुंचा था। नीलम इस शहर में पली बड़ी थी, जवान हुई थी। इसके यहाँ वालिदैन थे, ढेर सारी सहेलियां थीं। इस शहर के प्लेटफार्म पर कदम रखा तो वो झूम सी गई। बेशुमार यादों ने इसे आ घेरा। प्लेटफार्म पर उतरकर इसने सैदपुर के जिन की तरफ देखा। वो अकबर बना हुआ था। वो हूबहू अकबर था। इसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो अकबर नहीं है। बस वो अपनी आंखों से मार खाता था। आंखों को छुपाने के लिए इसने स्याह चश्मा लगाना शुरू कर दिया था। कर्ल, नीलम इससे मुखातिब हुई। हाँ, सैदपुर के जिन ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या बात है? मैं अपने घर जाऊंगी। कहाँ? कराची थी, अपने माँ बाप के घर। लेकिन ये बात तो रास्ते में तय हो चुकी है कि तुम अपने वालिदैन के घर नहीं जाओगी। क्या हो जाएगा अगर चली जाऊंगी? तो अब बेवकूफ़ी की बातें ना करो। हम तुम अपने घर गई तो बहुत खराबी पैदा हो जाएगी। वो लोग तुम पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे और ये तुम बात अच्छी तरह जानती हो कि अब तुम पर मेरे सिवा किसी का कब्जा नहीं हो सकता। हम इस शहर के सबसे बड़े होटल में ठहरेंगे। तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें ले चलूंगा। खूब घूमो फिरो, ऐश करो। हम इसके लिए कराची से निकले हैं। ये सुनकर नीलम खामोश हो गई। वह जानती थी कि सैदपुर का जिन बहुत जिद्दी है। जिस बात की ठान लेता है वो करके छोड़ता है। टैक्सी लेकर वो शहर के एक बड़े होटल पहुंचे। कमरे में पहुंचकर नीलम ने चाय मंगवाई। चाय पीकर वो कुछ देर आराम की, गर्ज से बेड पर लेट गई। सैदपुर के जिन ने कमरे का दरवाजा बंद किया और जब वो वापस पलटा तो काला बिल्ला बन चुका था। वो उछलकर बेड पर आया और नीलम के खूबसूरत कदमों से लिपटने लगा। दूसरे दिन वो इसे जहांगीर के मकबरे की सैर कराने ले गया। नीलम का वहां दिल न लगा तो वो इसे रावी किनारे ले गया, कश्ती में बिठाया। सैदपुर के जिन ने इंसानी रूप जरूर धार लिया था लेकिन वो इंसान ना था, इसलिए इससे कहीं ना कहीं गलती जरूर हो जाती थी। कभी वो चश्मा लगाना भूल जाता तो नीलम से टोकती। इस वक्त वो कश्ती चप्पू से चलाते चलाते जिन बन गया। नतीजे में कश्ती खुद ब खुद हरकत में आ गई और इस तरह चलने लगी जैसे मोटर बोट चलती है। किनारे पर खड़े हुए लोगों ने इस कश्ती को बड़ी हैरत से देखा जो बगैर चप्पों के चल रही थी। तब नीलम ने घबराकर इसे टोका। कर लिए क्या कर रहे हो? सैदपुर के जिन को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। वो इंसान बनकर अपने हाथों से कश्ती खींचने लगा। रावी से वापसी पर सैदपुर के जिन ने अनारकली का रुख किया। वो नीलम को कुछ शॉपिंग कराना चाहता था। नीलम ने अनारकली के बाजारों में अपनी पुरानी दुकान का रुख किया। ये कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। वाहिदा हमेशा यहीं से कपड़ा खरीदती थी। इस दुकान का मालिक रियाज इससे अच्छी तरह वाकिफ था। नीलम ने कुछ सोचकर ही इस दुकान का रुख किया था। नीलम दुकान में दाखिल हुई तो दुकान का मालिक रियाज इसे देखकर बहुत खुश हुआ। आइए नीलम बीबी, अच्छा साहब भी साथ हैं। फिर रियाज ने सैदपुर के जिन को सलाम किया और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। सैदपुर के जिन ने बड़े खुश अखलाकी से इसके सलाम का जवाब दिया लेकिन पतलून की जेब से अपना हाथ ना निकाला। तब रियाज ने छीन कर अपना हाथ पीछे कर लिया और नीलम से मुखातिब हुआ। आप कब आई बीबी? मैं कल आई। और सुनाए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल ही तो बेगम साहिबा से फोन पर बात हुई है। इनके मतलब का कपड़ा आया हुआ है, इसलिए मैंने फोन किया था कि आकर देख जाएं। उन्होंने आ जाने का वादा किया है लेकिन बेगम साहिबा ने आपका जिक्र नहीं किया। भूल गई होंगी। नीलम ने यह कहकर सैदपुर के जिन की तरफ देखा जो बुत बना कुर्सी पर बैठा था। आपको क्या दिखाऊं बीबी? रियाज बोला। कोई नया कपड़ा आया हो तो बताएं। फिर नीलम ने 2 सूटों का कपड़ा खरीदा, अदायगी की और वो दोनों बाजार से निकल आए। बाजार की एक गली से ये दोनों बाहर निकले तो दूसरी गली से वाहिदा और फयाज दाखिल हुए। सैदपुर का जिन नीलम को हर तरह से खुश रखने की कोशिश कर रहा था। इसने लाहौर का चप्पा चप्पा से दिखा दिया था। वो जगह भी दिखा दी थी जिन्हें इसने लाहौर में रहते हुए पहले कभी नहीं देखा था। नीलम के दिल की कली फिर भी ना खिलती, बस वो इसका दिल रखने के लिए मुस्कुरा देती। इस वक्त भी वो होटल के कमरे में इसकी नाज बरदारी में मसरूफ था। नीलम को कराची से निकले और लाहौर में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था। इस वक्त वो शहजादे के रूप में था और इसे टिक टिक की बांधे देखे जा रहा था। क्यों देख रहे हो ऐसे मुझे? क्या खा जाने का इरादा है? नीलम, मैं तुम्हें खा जाने वाली नजरों से तो नहीं देख रहा। अच्छा फिर? नीलम ने तंजन कहा। मैं तो बड़ी मोहब्बत की नजर से देख रहा हूँ। मोहब्बत की नजर? नीलम ने नफरत से होंठ सुकेड़े। दुनिया का कोई इंसान तुम्हें वो कुछ नहीं दे सकता जो मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट नहीं आई।
नीलम, मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम खुश हो जाओ। अच्छा ठहरो। फिर सैदपुर का जिन इसके कदमों में बैठ गया। इसने इसके पैर से चप्पल उतार कर एक तरफ रखे। इसके खूबसूरत पैरों को इस तरह देखा जैसे सेल्समैन जूतों के साइज का अंदाजा करने के लिए देखता है। सैदपुर के जिन ने एक हाथ खला में फैलाया तो इसके हाथ में मोतियों की माला जाहिर हो गई। फिर से दूसरा हाथ फैलाया, इस हाथ पर भी मोतियों की एक लंबी सी माला आ गई। नीलम, ये दुनिया के बेशकीमत मोती हैं जो मैं तुम्हारे इन हसीन पैरों की नजर कर रहा हूँ। सैदपुर के जिन ने ये कहकर मोतियों की मालाएं इसके पैरों में डाल दी। नीलम ने थोड़ा आगे होकर इन अपने पैरों को देखा और एक झटका देकर इन मोतियों को परे कर दिया। मुझे नहीं चाहिए कुछ, इसने बड़ी तमकनत से कहा। तब सैदपुर के जिन ने इसके पैर पकड़ लिए और अपना सर इसके कदमों में रख दिया। नीलम तड़प कर खड़ी हो गई और इसने गुस्से से कहा, ये क्या करते हो? फिर मैं क्या करूं? किस तरह तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट लाऊं? मुझे बताओ, मैं और क्या करूं? मुझे आजाद कर दो, नीलम ने बड़े तीखे लहजे में कहा। यह सुनकर सैदपुर के जिन के तेवर बिगड़ गए। वो एक झटके से उठा और इसने एक हाथ घुमाकर नीलम के मुंह पर मारा। नीलम थप्पड़ खाकर कुर्सी से टकराई और बेड पर गिर गई। आज के बाद से तुम्हारे मुंह से ये जुमला ना सुनूं, और अगर आइंदा तुमने आजादी की बात की तो ऐसी सजा दूंगा कि लोग तुम्हें देखकर इबरत पकड़ेंगे। याद रखो, अब तुमने मेरे साथ ही मरना जीना है। नीलम ने जवाब में कुछ न कहा। वो बेड पर ऊंधे मुंह लेटकर बहुत देर तक सिसकती रही, और जब तक वो रोती रही तब तक सैदपुर का जिन हाथ जोड़े इससे बड़ी आजी से माफिया मांगता रहा। ये दूसरे दिन की बात है। नीलम और सैदपुर का जिन कहीं घूमकर होटल वापस आए थे। रात का वक्त था। ये लोग होटल में दाखिल हुए तो नीलम की नजर अचानक सामने पड़ी। अगरचे वाहिदा और फयाज की इस तरफ पुश थी, लेकिन नीलम को अपने वालिदैन को पहचानने में देर न लगी। नीलम ने बड़ी बेकरारी से आवाज दी, अब्बू। सैदपुर के जिन ने भी वाहिदा और फयाज को देख लिया था। फयाज हुसैन इस शहर का एक बड़ा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर था। वो इस होटल में किसी फिल्मी तकरीब में शरीक होने आया था। इससे पहले कि नीलम भागकर इन दोनों के नजदीक जाती या उसकी आवाज सुनकर इसकी तरफ मुतवज्जो होते, सैदपुर के जिन ने इसका हाथ पकड़ लिया। नीलम का वो कदम जो अपने वालिदैन की तरफ उठने वाला था रुक गया। सैदपुर के जिन ने फिर से घूर कर देखा। तब नीलम को कुछ होश ना रहा। जब इसके होश आया तो वो होटल के कमरे में थी। खुद को होटल के कमरे में पाकर वो एकदम तड़प कर उठी और हज़ारी अंदाज में चीखी, अब्बू, मेरे अब्बू। नीलम, ये क्या पागलपन था? अगर वो लोग तुम्हारी पुकार सुन लेते, पीछे मुड़कर देख लेते तो क्या होता? काश वो मेरी आवाज सुन लेते। नीलम ने बड़ी हसरत से कहा। वो अगर तुम्हारी आवाज सुन लेते, पीछे मुड़कर देख लेते तो क्या होता? कुछ नहीं होता, बस एक तमाशा होता। वो तुम्हें मुझसे छीन कर नहीं ले जा सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो नुकसान उठाते। अब मैंने फैसला किया है कि हम मजीद इस शहर में नहीं रहेंगे। नीलम ने कोई जवाब न दिया। वो क्या जवाब देती? वो जानती थी कि सैदपुर के जिनके फैसले अटल होते हैं। वो नीलम को लाहौर ला सकता था तो लाहौर से ले जाने का हक भी रखता था। नीलम अपने शहर में एक धुंधली आस के सहारे चली आई थी। क्या पता वहाँ क्या सूरत हाल पेश आए। हो सकता है कि कोई मौजा हो जाए और इसकी जान सैदपुर के जिन से छूट जाए। वालिदैन से मिलने और घर न जाने का वादा जिन ने नीलम से ले लिया था। इसने वादा कर भी लिया था, लेकिन ये सच्चा वादा ना था। इसने सोच लिया था कि अगर लाहौर में जब भी कोई आज़ादी की किरण दिखाई देगी तो वो फौरन कोई राह फरार तलाश करेगी, और ऐसा इसने कर भी लिया था। इसने अपने वालिदैन को शहर में मौजूदगी की खबर भिजवा दी थी। वो अनारकली के बानो बाजार में शॉपिंग के घर से ना गई थी। वो वहाँ रियाज को अपना चेहरा दिखाने गई थी। इसे मालूम था कि रियाज इसे अपनी दुकान पर देखेगा तो इसकी आमद का जिक्र जरूर करेगा। वाहिदा और फयाज हुसैन को इसके लाहौर में होने का इल्म हो जाएगा, और हुआ भी ऐसा ही। इसकी ये तरकीब कामयाब हो गई। रियाज ने इन्हें खुशामदीद कहने के बाद सबसे पहले नीलम का जिक्र किया। बेगम साहिबा नीलम भी आई थी। इनके साहब भी साथ थे। वो भी 2 सूटों का कपड़ा लेकर गई हैं। नीलम भी वाहिदा ने बड़ी हैरत से कहा और फिर रियाज की तरफ देखा। फयाज ने आंखों आंखों में वाहिदा को इशारा किया। वो नहीं चाहता था कि दुकान के मालिक रियाज को नीलम के बारे में किसी बात का इल्म हो। फिर उन्होंने बातों बातों में सारी तफसील जान ली, लेकिन इस तफसील में कोई ऐसी बात ना थी जिससे ये अंदाजा होता कि नीलम कहाँ ठहरी है, और जाहिर है इस बात का मालूम होना मुमकिन ना था। वाहिदा और फयाज ने ये बात समझ ली, क्योंकि सैदपुर का जिन इसके साथ था और इसके सामने वो कोई बात नहीं कर सकती थी। वो इस दुकान तक आ गई थी, यही इसने खासी अक्लमंदी का काम किया था। इसने कम से कम इस शहर में अपनी मौजूदगी का एहसास तो दिला दिया था। घर पहुंचकर वाहिदा ने सबसे पहले कराची फोन पर बात की। इत्तेफाक से अकबर ने रिसीवर उठाया। अकबर, नीलम यहाँ लाहौर में है। वाहिदा ने धमाका खेज खबर सुनाई। क्या वो आपके घर पहुंच गई? नहीं, वो यहाँ नहीं आई, और अब तो ये भी मालूम नहीं कि वो कहाँ है। आज शाम वो एक कपड़े की दुकान पर आई थी। इस दुकान का मालिक हमारा पुराना वाकिफ है। क्या वो अकेली थी? नहीं, इसके साथ सैदपुर का जिन था, और दुकान के मालिक ने इसे तुम्हारी शक्ल में देखा। दुकान का मालिक रियाज नीलम की शादी में मौजूद था। इसने तुम्हें देखा हुआ है। अच्छा खाला, आप मेरा इंतजार करें, मैं लाहौर पहुंच रहा हूँ। फिर अकबर दूसरे दिन लाहौर पहुंच गया। इधर अकबर लाहौर पहुंचा, इधर नीलम को फोन करने का मौका मिल गया। जब से नीलम रियाज की दुकान से होकर आई थी, इसके दिल में खलबली सी मची हुई थी। पूरी रात सो नहीं सकी थी। वो यही सोचती रही थी कि इसके वालिदैन को इसके बारे में मालूम हो गया होगा। वो सोच रहे होंगे कि नीलम को कहाँ ढूंढे। हो सकता है उन्होंने अकबर को भी फोन कर दिया हो और अकबर लाहौर भी पहुंच चुका हो। सैदपुर का जिन हर वक्त इसके सर पर सवार रहता था। कभी वो शहजादे के रूप में जाहिर हो जाता, कभी काला बिला बन जाता। होटल के कमरे से बाहर निकलता तो अकबर की शक्ल इख्तियार कर लेता। गर्ज किसी न किसी रूप में वो इसकी निगाहों के सामने रहता। रियाज की दुकान से आने के बाद नीलम इस फिक्र में थी कि किसी तरह घर फोन करके बता दे कि वो इस वक्त कहाँ है। वो मौका की तलाश में थी। सैदपुर का जिन कुछ देर के लिए कमरे से गायब हो तो वो फोन करे। फिर से मौका भी मिल गया। सैदपुर का जिन नीलम के नाश्ता करने के बाद से कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर वो कमरे में इधर उधर बैठती फिरी।
कभी लेट जाती, लेकिन इसे कहीं इसकी मौजूदगी का एहसास ना हुआ। कमरे में कहीं सैदपुर का जिन मौजूद ना था। तब इसने जल्दी से रिसीवर उठाकर ऑपरेटर का नंबर मिलाया और इसको अपने घर का फोन नंबर दिया और फौरन ही रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। चंद सेकंड के बाद घंटी बजी। इसने रिसीवर उठाया। ऑपरेटर ने बताया कि बेल जा रही है। फिर इधर से किसी ने रिसीवर उठाया और आहिस्ता से कहा, हेलो कहा। इस आवाज को सुनकर नीलम के जिस्म में सनसनी फैल गई। इधर से फोन उठाने वाला अकबर था। अकबर, तुम? नीलम, तुम कब आए? तुम कहाँ हो? अपना पता बताओ। अकबर, मैं हो। नीलम होटल का नाम बताने लगी थी कि अचानक कहीं से नमूदार होकर काले बिल्ले ने नीलम पर छलांग लगाई। काले बिल्ले का गधे जैसा वजन वो बर्दाश्त ना कर सकी। बेड से नीचे कालीन पर गिरी। इसके हाथ से रिसीवर छूट गया। नीलम, नीलम, खुदा के वास्ते अपना पता बताओ, तुम्हें क्या हुआ? तुम कहाँ हो? अकबर ने बेकरारी से कहा। जवाब में टेलीफोन पर काले बिल्ले की गुरहाट सुनाई दी। हेलो हेलो, तुम कहाँ हो? नीलम, अकबर चीखा। सैदपुर के जिन ने इंसानी शक्ल इख्तियार करके रिसीवर खामोशी से क्रैडल पर रख दिया। फोन बंद होते ही अकबर के दिल पर धुआं सा छा गया। नीलम की आवाज सुनकर जो उम्मीद बंदी थी, जो खुशी हुई थी, वो आनन फानन खत्म हो गई। अकबर ने इस कॉल से अंदाजा जरूर लगा लिया था कि वो कहाँ हो सकती है। नीलम किसी के घर में नहीं हो सकती थी। ये फोन किसी पब्लिक बूथ से भी नहीं किया गया था। ये फोन किसी ऐसी जगह से किया गया था जहाँ नीलम अकेली थी। जिन कहीं गया हुआ था और ये जगह किसी होटल का कमरा ही हो सकती थी। अगले 2 दिनों में अकबर और फयाज हुसैन ने मिलकर लाहौर के कई बड़े छोटे होटल छान मारे। काउंटर पर नीलम नामी की लड़की का पता किया, मगर कुछ पता न चल सका। फयाज और अकबर ने लाहौर के तमाम काबिल जिक्र होटल छान मारे थे और अब एक ही होटल रह गया था। ये शहर का सबसे बड़ा होटल था। अब तक वो सिर्फ नीलम का नाम बताकर इसके बारे में मालूमात हासिल करते रहे थे। आज फयाज ने काउंटर पर नीलम की तस्वीर रखी और इसके बारे में मालूमात चाही। रिसेप्शनिस्ट इस तस्वीर को देखकर चौंक पड़ा और बोला, ये लोग आज ही तो यहाँ से गए हैं। फिर इसकी नजर अकबर पर पड़ी। अकबर की सूरत देखकर वो परेशान हो गया। एक नजर इसने फयाज को देखा, फिर अकबर को देखा। इसके बाद नीलम की तस्वीर पर नजर डाली और घबरा कर बोला, सर ये आप लोगों को पूछ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। अकबर ने बड़े एतमाद से कहा, इस लड़की के साथ जाने वाला मेरा हमशक्ल है। क्या आप बता सकते हैं कि वो लोग कहाँ गए हैं? ओह, ऋषभ ने हों सो केड़ कर रह गया। नहीं सर, वो कुछ बताकर नहीं गए। ये जवाब सुनकर दोनों के चेहरों पर मायूसी फैल गई। नीलम के कपड़े की दुकान पर देखे जाने और फोन की आमद से इस बात की तवक्को हो गई थी कि वो इस शहर में है और एक न एक दिन मिल जाएगी। तमाम होटलों के खाक छानने के बाद नीलम का पता चला तो मालूम हुआ कि वो लोग लाहौर छोड़ गए। अब वो कहाँ गए ये कौन बता सकता था। अकबर दिल बर्दाश्त होकर लाहौर से कराची वापस आ गया। फिर नीलम इस्लामाबाद में देखी गई। नीलम की एक दोस्त बीना ने इसे एक जनरल स्टोर से निकलते देखा। बीना ने इसे देखकर कई आवाजें दी, मगर वो रुकी नहीं। वो रुकती कैसे? जैसे ही बीना ने इसे पुकारा, सैदपुर के जिन्हें फौरन इसका हाथ पकड़ लिया और इसे तेजी से खींचता हुआ इस गाड़ी में जा बैठा जो होटल से किराए पर ली गई थी। बीना को इसकी इस बेतनाई पर बड़ा दुख हुआ। शादी होने का ये मतलब तो नहीं कि आदमी अपने दोस्तों को भूल जाए। 3-4 दिन के बाद जब बीना लाहौर वापस पहुंची तो उसने नीलम के घर फोन किया। वाहिदा ने फोन उठाया। बीना ने वाहिदा से इस्लामाबाद में नीलम से मुलाकात का जिक्र किया और उसके रवैये की शिकायत की। फयाज को जहिज से ही मालूम हुआ कि नीलम इस्लामाबाद में देखी गई है। वो फौरन इस्लामाबाद पहुंचा। इस मरतबा इसने नीलम की तलाश 5 स्टार होटलों से की। एक होटल में इनका पता चल भी गया, लेकिन पता चलना बेकार ही रहा क्योंकि एक रात पहले वो होटल छोड़ चुके थे। फयाज ने 2-3 होटल और चेक कर लिए कि शायद किसी और होटल में शिफ्ट हो गए हों, लेकिन ये तलाश बेसुध साबित हुई। सैदपुर का जिन इस्लामाबाद छोड़ चुका था। फिर फयाज के एक दोस्त ने नीलम को मरी में देखा। वो अकबर के साथ एक होटल से निकल रही थी। जब फयाज को ये मालूम हुआ कि नीलम मरी में है तो उसने फौरन मरी का रुख किया। बड़े होटलों से इसकी तलाश शुरू की, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। मरी के किसी होटल में इनका अंदराज न था। इस मरतबा वो शायद होटल में नहीं ठहरे थे या फिर फयाज का दोस्त फरेब नजर का शिकार हुआ था। सैदपुर का जिन और नीलम मरी में मौजूद थे। सैदपुर के जिन ने इस मरतबा किसी होटल का रुख करने की बजाय एक ऐसे बंगले का रुख किया जो एक खूबसूरत मकाम पर और बिल्कुल अलग थलग था। यह बंगला कराची के एक बिजनेसमैन का था जो इस वक्त खाली पड़ा था। सैदपुर के जिन ने इस बंगले में अपना डेरा जमाया। ये बड़ा मौजू बंगला था। नीलम का यहाँ रहकर बैरूनी दुनिया से राब्ता मुमकिन न था। इस बंगले में टेलीफोन था, ना आसपास कोई घर था। बंगला भी काफी ऊंचाई पर था। सैदपुर का जिन इस पुरफजा मकाम पर आकर बहुत खुश था। इंसानों से दूरी और मुकम्मल तन्हाई। यहाँ दादा गफूर थे, ना मामू फुरकान, न्याज मोहम्मद था, ना इमली वाला बाबा। वो बड़े सुकून से यहाँ जिंदगी गुजार सकता था। शुरू के 1-2 दिन सैदपुर का जिन मरी के पुररौनक इलाकों में घूमा था। इसके बाद इसने नीलम को इंसानों के दरमियान ले जाने से एतराज किया। वो घर से निकलते अब भी थे, लेकिन सैदपुर के जिन की कोशिश होती थी कि किसी इंसान की इन पर नजर न पड़े। सैदपुर का जिन बहुत खुश था, और क्यों ना होता। परियों जैसी एक हसीन तरीन लड़की इसके घर में थी। अजाब में तो नीलम थी, और क्यों ना होती। वो हर वक्त शोलों में घिरी हो रहती थी। सैदपुर का जिन एक अजाब की सूरत में इस पर मुसद्दद था। वो अपने प्यारों से दूर थी। ये ठीक है कि सैदपुर के जिनको नीलम से बड़ी मोहब्बत थी, वो और इसकी जुल्फ का असीर था। नीलम को खुश रखना चाहता था, लेकिन आग और पानी का भी कभी मिलाप हुआ है। सैदपुर का जिन सहरा की आग था तो नीलम बादल के एक टुकड़े से बरसती बारिश। आग पानी को चाटे जा रही थी। इस आग में जलते हुए इसे कई माह हो गए थे। आंखों से आंसू बहते तो रुकने का नाम ना लेते। लाहौर में नीलम के वालिदैन वाहिदा और फयाज इस आग में झुलस रहे थे, तो कराची में अकबर इस आग में तप रहा था। कुआड़ के पीछे लिखी हुई तहरीर 3 माह बाद खासी धुंधली हो गई थी, लेकिन अभी तक मौजूद थी। वो बाथरूम में जाकर घंटों इस तहरीर को देखता रहता। अकबर, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल न जाना। इन लफ्जों को देखते देखते इसकी आंखें पथरा गईं। अब मौसम बदल गया था। सर्दी ने गर्मी के लिए जगह छोड़ दी थी, लेकिन अकबर के दिल का मौसम न बदला था। मामू फुरकान गुलशन आते रहते थे। दादा गफूर से भी इनकी मुलाकातें जारी थी, लेकिन कहीं से अभी तक उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई थी। वो रात को बिस्तर पर लेटता तो नीलम की मनमोहनी सूरत इसके सामने आती। वो ख्याल ही ख्याल में इससे बातें करने लगता। खुद ही सवाल करता, खुद ही जवाब देता। नीलम नीलम करते वो खुद ही नीलम हो गया था।
नीलम को घर से गए हुए जब 3 माह हो गए और इसकी कोई खबर न मिली, सब थक हार कर बैठ गए, तो साबरा के दिल ने फिर अंगड़ाई ली। अकबर साबरा का इकलौता बेटा था, वो इसे इधर उधर गिरे पड़े देखती तो दिल ही दिल में कुड़ती रहे। वो नहीं चाहती थी कि अकबर नीलम की जुदाई के काम में खुद को बीमार डाल दे। तब साबरा ने एक दिन अपने शोर से बात की। अब क्या करना है जी? किस बात का? बाबर ने पूछा। मैं अकबर की बात कर रही हूँ। क्या हुआ ऐसे? आप तो बाज औकात इतने मासूम बच जाते हैं कि नजर उतारने को जी चाहता है, साबरा ने तीखे लहजे में कहा। फिर खुलकर और साफ साफ बात करें, बाबर अली ने हंसकर कहा। अकबर की हालत देखी है आपने? साबरा ने बड़े दुख से कहा। हाँ, रोज ही देखता हूँ, मुझसे इसकी शक्ल नहीं देखी जाती, इसकी सूरत देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आने लगता है। वो दिन ब दिन सूखता जा रहा है। हाँ, मैं इसकी हालत देख रहा हूँ, वो शोरूम पर भी खोया खोया बैठा रहता है। फिर इसके लिए कुछ करे ना। मेरे हाथ में अगर कुछ होता तो कब का कर चुका होता। इसे नीलम चाहिए, मैं नीलम कहाँ से लाऊं? आप कोई और नीलम तलाश क्यों नहीं करते? तुम्हारा मतलब है इसकी दूसरी शादी कर दी जाए? हाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो दूसरी शादी के लिए राजी हो जाएगा? इसे होना पड़ेगा, साबरा ने बड़े यकीन से कहा। बच्चों जैसी बातें ना करो, अपनी बेवकूफ़ी में बेटे से हाथ ना गंवा बैठना। अल्लाह ना करे। साबरा ने फौरन अपना कलेजा थाम लिया। क्यों बात फाल मुंह से निकालते हैं? तुम जबरदस्ती इसकी शादी करोगी तो वह क्या घर में रहेगा? बाबर ने खदशा जाहिर किया। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो शादी के लिए राजी ना होगा? हाँ, मेरा तो यही ख्याल है, बाबर अली ने साफ गोई से कहा। तुम्हारा ख्याल गलत है, साबरा बड़े यकीन से बोली। फिर अपने बेटे से बात करके देख लो। साबरा ने एक मौका देकर अकबर से बात की। वो शादी का नाम सुनकर ही हत्थे से उखड़ गया। अम्मी, आप क्या बात करती हैं? ऐसा नहीं हो सकता। नीलम की आज छोड़ दो, वो चली गई है, वो वापस नहीं आएगी। अम्मी, ऐसी मायूसी की बातें ना करें, मेरा दिल ना तोड़े। मेरा दिल कहता है एक दिन जरूर वापस आएगी, अकबर ने कहा। अकबर, कुछ अकल की बात कर। साबरा ने जरा सख्त लहजा इख्तियार किया। खुदा का शुक्र अदा करके वो सैदपुर का जिन इस घर को छोड़ गया। हाँ, वो इस घर को तो छोड़ गया, लेकिन मेरा सब कुछ ले गया। तेरा कुछ नहीं गया। तुझे नीलम जैसी 1000 लड़कियां मिल जाएंगी। अम्मी, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर नीलम मुझे ना मिली तो मैं जिंदगी भर दूसरी शादी नहीं करूंगा। ये कहकर वो तेजी से बाथरूम में चला गया। इसने दरवाजा धाड़ से बंद किया तो नीलम की तहरीर इसके सामने आ गई। अकबर, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल ना जाना। हाँ नीलम, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अकबर की आंखों में सैलाब उमड़ आया। अगर सैदपुर के जिनको सच्ची मोहब्बत का दावा था तो अकबर का भी इश्क भी सच्चा था। सैदपुर के जिन ने अपने इश्क में नीलम को बर्बाद कर दिया था तो अकबर ने अपने इश्क में खुद को बर्बाद कर लिया था। इश्क वही सच्चा होता है जिसमें आशिक का खाना खराब हो, महबूब का नहीं।